व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप मेरे सारे प्यारे बच्चे बिल्कुल ठीक होंगे और अच्छे से अपने लेक्चर्स रिवाइज कर रहे होंगे। तो चलो कॉपी पेन निकालो और फुल एनर्जी के साथ आज का ये लेक्चर 32 शुरू करते हैं, जिसमें बच्चों हम पढ़ेंगे मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। 3 मेथड्स होते हैं। इस वीडियो में बच्चों हम एक ही मेथड करेंगे, एवरेज प्रॉफिट मेथड, ठीक है। और इसके बाद का नेक्स्ट वीडियो आएगा एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चंस ऑन दिस टॉपिक। ओके, चलो बच्चों अब फटाफट से हम शुरू करते हैं। गुडविल होता क्या है, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। गुडविल एक तरह से फर्म की अच्छी रेपुटेशन मानी जाती है, जिसके कारण वो नॉर्मल प्रॉफिट से ज्यादा प्रॉफिट अर्न करती है। बिल्कुल ठीक, ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। और गुडविल को रिकॉर्ड करने की जरूरत कब पड़ती है? आई मीन अकाउंट्स में शो करने की, बैलेंस शीट में शो करने की जरूरत कब पड़ती है? जब परचेजिंग हो, मींस परचेज गुडविल ही शो होती है, सिर्फ यही है ना। अब बच्चों गुडविल को वैल्यूएट करने के मोस्टली 3 मेथड्स हैं, ठीक है। मैं बताता हूं आपको, आगे आएंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड है, सुपर प्रॉफिट है एंड कैपिटलाइजेशन है, ठीक है। अब कौन से मेथड से वैल्यूएशन करना है ये डिपेंड करेगा कि आपने पार्टनरशिप डीड के एग्रीमेंट में क्या लिख रखा है वैल्यूएशन के बारे में, ठीक है। पार्टनरशिप डीड के अंदर वैल्यूएशन का कॉलम बहुत जरूरी होता है कि कल को अगर हम फर्म सेल आउट करते हैं तो जो गुडविल का वैल्यूएशन है वो कौन से मेथड से करना है, ठीक है। अब देखो 3 मेथड है गुडविल को वैल्यूएट करने के, एवरेज प्रॉफिट, सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन। एक बार फिर से बोल दूं बच्चों, इन वैल्यूएशन की मोस्टली जरूरत पड़ेगी जब गुडविल को रिकॉर्ड करना होगा, या अगर नॉर्मली भी पीएसआर चेंज हो। लेट सपोज अब परचेज गुडविल नहीं है, ठीक है। लेट सपोज पीएसआर वैसे चेंज हुआ, ठीक है, तब भी तो प्रीमियम आएगा। जो गेनिंग पार्टनर है वो अपना गुडविल का शेयर छोड़ेगा, वो पैसा ट्रांसफर करेगा टू दी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, उस समय भी गुडविल कैलकुलेट करने की जरूरत पड़ेगी, है ना। तो मोस्टली जब भी जरूरत पड़े गुडविल को कैलकुलेट करने की, तो यही मोस्टली ये 3 मेथड्स यूज होते हैं, ठीक है। अब मैं ब्रीफ करता हूं पहले तीनों मेथड्स को। ये तीनों मेथड है क्या क्या? एवरेज प्रॉफिट मेथड, देखो सपोज फर्म को अगले 3 सालों में एवरेज 1 करोड़ का प्रॉफिट होगा टोटल। मान लो ये एस्टिमेट है, फर्म ने आज कैलकुलेट कर लिया कि उनकी अच्छी रेपो की वजह से अगले 3 साल में टोटल एवरेज प्रॉफिट जो है वो 1 करोड़ होगा, ठीक है। तो यही बच्चों गुडविल मानी जाएगी। दिस इज व्हाट गुडविल इज। इस मेथड के अकॉर्डिंग टू एवरेज प्रॉफिट मेथड, कि जो फर्म ने एक्सपेक्ट करा है ना, ये 3 सालों का जस्ट एग्जाम्पल लिया है, 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, तो जितना उसने टोटल प्रॉफिट उसको होने की एक्सपेक्टेशन है वही उसकी गुडविल है, ठीक है। अब होगा क्या, जब कोई नया पार्टनर आएगा, वो इस फ्यूचर अर्निंग जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है इसका कुछ पार्ट लेगा ना, इसका कुछ हिस्सा लेगा गुडविल के रूप में, ठीक है। तो अब उसको जितना वो पार्ट गुडविल का लेगा उसको उतना पार्ट पे करना पड़ेगा जिसने लॉस करा है। अब देखो 1 करोड़ प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है, ठीक है। अब 1 करोड़ प्रॉफिट में से उसको जितना बेनिफिट मिलेगा, जितना उसको बेनिफिट गुडविल के शेयर का मिल रहा है, उसको वो लौटाना पड़ेगा आज की डेट में टू दी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ठीक है। इसीलिए हम बोलते हैं जो गेनिंग पार्टनर है इसीलिए पेमेंट करता है क्योंकि वो फ्यूचर प्रॉफिट खरीद रहा है। बेसिकली वो पेमेंट कर किस चीज की रहा है? ये डेड श्योर चीज है ना कि 1 करोड़ का प्रॉफिट होगा, बिकॉज फर्म बहुत प्रॉफिटेबल चल रही है, तो वो बेसिकली फ्यूचर प्रॉफिट खरीद रहा है, ठीक है। इस वजह से वो पेमेंट कर रहा है। तभी तो गुडविल को एक ये भी बोला जाता है कि इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट, ठीक है। आज की वैल्यू, कल को जो प्रॉफिट होगा हमने आज उसकी वैल्यूएशन कर दी है, ठीक है। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड ये बताता है कि ये मान लो आपने फ्यूचर में डिसाइड कर लिया कि अगले 3 सालों में 5 सालों में कितना प्रॉफिट होगा, तो वही गुडविल है, ठीक है। सुपर प्रॉफिट मेथड देखो क्या कहता है। सुपर प्रॉफिट मेथड कहता है मान लो किसी इंडस्ट्री का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 8%, मींस ये प्रॉफिटेबिलिटी है कि साल में वो 8% निकाल देती है, ठीक है। आप उस इंडस्ट्री में 10% कमा रहे हो,
उसका नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8% है, आप 10% कमा रहे हो, तो ये जो 2% एक्स्ट्रा कमा रहे हो ना, ये गुडविल है। इस मेथड के अकॉर्डिंग ये गुडविल है, समझे। एग्जाम्पल देखो, मान लो 1 लाख कैपिटल लगाई है आपने, ठीक है। नॉर्मली 8% बंदे कमाते हैं 1 लाख लगा के, ठीक है। दैट इज कितना बनेगा, 8,000। आपने कमाया 10%, आपने कमाया 10,000, तो जो 2% एक्स्ट्रा कमाया ना, ये 2,000 का, ये जो 2% आपने एक्स्ट्रा कमाया, ये गुडविल है, ये सुपर प्रॉफिट मेथड के अकॉर्डिंग, ठीक है। और अगर हम 5 ईयर परचेज माने बच्चों, ये एक टर्म है, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, मैं अभी आपको अगर एक्सप्लेन करूंगा। इसका मतलब होता है कि आप कितने सालों के लिए प्रॉफिट खरीद रहे हो। ये तो 2001 साल का है ना एक्स्ट्रा प्रॉफिट, ये 2001 साल का एक्स्ट्रा प्रॉफिट है, आपने 5 सालों के लिए खरीदा, तो ये 10,000 उसकी गुडविल है, समझे। तो गेनिंग पार्टनर अब ये जितना खरीदेगा उसको उस जितना प्रतिशत लेगा उसके अकॉर्डिंग उसको पेमेंट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो फ्यूचर प्रॉफिट आज खरीद रहा है, पेमेंट इसलिए कर रहा है, वो फ्यूचर प्रॉफिट खरीद रहा है, ठीक है। आई होप ये चीज क्लियर होगी आपको कि अगर एक बिजनेस का नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 8% है, आपने 10% कमाया, तो आपने जो 2% एक्स्ट्रा कमाया वो है गुडविल के कारण, ठीक है। तो जो गेनिंग पार्टनर है वो फ्यूचर का ये प्रॉफिट खरीद रहा है, डेड श्योरिटी ले रहा है, इस वजह से वो पेमेंट कर रहा है इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम ऑफ गुडविल, ठीक है। नेक्स्ट मेथड देखते हैं, कैपिटलाइजेशन मेथड। बच्चों ये क्या कहता है, सपोज इंडस्ट्री में 10,000 प्रॉफिट कमाने के लिए किसी इंडस्ट्री में तकरीबन 2 लाख का कैपिटल लगता है, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। रेट ऑफ रिटर्न गिवन होता है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये कैलकुलेशन है, मींस कि अगर आपने 10,000 प्रॉफिट कमाना है तो आपको 2 लाख का कैपिटल चाहिए, ठीक है, यही है ना। बट आपने क्या करा, आपने 10,000 प्रॉफिट कमा लिया 1 लाख की कैपिटल पे, आपने 10,000 प्रॉफिट कमा लिया 1 लाख की कैपिटल पे, तो ये जितना कैपिटल आपने कम यूज करने पे कमाया ना 1 लाख, ये गुडविल है। मतलब बात वही है, सुपर प्रॉफिट में क्या था कि जितना प्रॉफिट आपने ज्यादा कमाया नॉर्मल प्रॉफिट से, ठीक है, वो आपकी गुडविल है। कैपिटलाइजेशन मेथड क्या कहता है कि जितनी कम कैपिटल लगानी पड़ी सेम प्रॉफिट के लिए, जितना उसका रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट है, ये कैपिटल बताता है, तो ये कैपिटलाइजेशन मेथड है, ठीक है, ये इसका मेथड है। अब देखो बेटा बच्चों आगे क्या होता है, यूजिंग दिस मेथड गुडविल इज, अब हम सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये तीनों मैंने ब्रीफ कर दिए, इस वीडियो में हम एवरेज प्रॉफिट मेथड को डीप में करेंगे। यूजिंग दिस मेथड गुडविल इज बेस्ड ऑन द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द फर्म ऑफ अ सर्टेन नंबर ऑफ ईयर्स। इसमें बच्चों सिंपल है, इसका नेम ही बता रहा है, हमने प्रॉफिट्स का एवरेज करना है, पिछले कुछ सालों का एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे, वो हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, 3 सालों का, 4 सालों का, 5 सालों का, जितने का भी होगा, ठीक है, वो निकालेंगे हम, वो एवरेज निकाल दिया। अब ये प्रॉफिट हम आगे फर्दर कुछ सालों तक कितना मान के चलेंगे कि इतना प्रॉफिट हमें मिलेगा, 2 साल, 3 साल, आगे भी ये कंसिस्टेंट रहेगा, जिसको हम नंबर ऑफ ईयर्स परचेज बोलते हैं। या आप बोल सकते हो कि गेनिंग पार्टनर आगे कितने सालों तक का ये प्रॉफिट खरीद रहा है, उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो एवरेज प्रॉफिट आया, तो वो बच्चों इसमें गुडविल आ जाएगी, ठीक है। अब इसको मैं अभी आपको आगे बताता हूं इसमें करना कैसे है। अभी आप ये समझो कि ये मेथड फर्दर 2 टाइप्स में होता है, ठीक है। जो एवरेज प्रॉफिट आपने लेना है पिछले कुछ सालों का, क्या वो सिंपल एवरेज लेना है कि वेटेड एवरेज लेना है, बस उसी बेस पे ये 2 टाइप्स है, दोनों हम इंडिपेंडेंटली करेंगे, ठीक है। ये दोनों में ज्यादा अभी करने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं, जो हमने प्रॉफिट लेते हैं ना, जो प्रॉफिट लेते हैं बच्चों, वो डायरेक्ट जो आपका प्रॉफिट एंड लॉस से निकलता है ना, नेट प्रॉफिट, ये वो सीधे का सीधा नहीं होता, सीधे का सीधा नहीं होता, ठीक है। इसमें आपको कुछ एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। जो प्रॉफिट हम कंसीडर करते हैं वो बेसिकली नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट है। नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट का मतलब होता है कि जो बिजनेस अपने कोर कामों में रोजाना में जो कमा रहा है, ठीक है। अच्छा सर आप कहना क्या चाहते हैं? मैं बच्चों ये कहना चाहता हूं, सपोज किसी साल किसी बिजनेस ने एक लॉटरी में पैसा लगाया था, वो जीता उसने। अब वो काम है मान लो फार्मा का, वो काम करता है फार्मा का,
उसने लॉटरी में पैसा लगाया, पैसा जीता, ठीक है, या कुछ कहीं से उसको कोई कॉम्पनसेशन मिल गया या कोई वन टाइम गेन हो गया किसी तरीके से, ठीक है, मान लो। अब इसके कारण, ये इनकम के कारण उसकी प्रॉफिटेबिलिटी तो बहुत बढ़ गई होगी ना। लॉटरी के निकला, ठीक है, इनकम बढ़ी, इनकम ने प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कैलकुलेट शो करा, उसके कारण नेट प्रॉफिट बहुत निकला। तो क्या ये नेट प्रॉफिट उसका हम नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट मान सकते हैं? ये अपने उसने बिजनेस से नहीं कमाया, ठीक है। तो जब भी देखो प्रॉफिट एंड लॉस में तो ये शो होगा, बट जब गुडविल कैलकुलेट करनी है तो वो इनहेरेंट बिजनेस ने कितना प्रॉफिट कमाया वो कंसीडर करना है। तो ये जो एबनॉर्मल इनकम आई है, लॉटरी, कॉम्पनसेशन, वन टाइम गेन, ये बिजनेस का रियल काम का प्रॉफिट नहीं आया, ये रियल काम की इनकम नहीं है, तो हमें ये शो नहीं करनी, ठीक है। तो बच्चों सपोज करो नॉर्मल प्रॉफिट होना था 5%, ठीक है, ये एबनॉर्मल इनकम के कारण प्रॉफिट हो गया 9%। तो हमने क्या करना है, जब इनको माइनस करेंगे, जब इनको नेट प्रॉफिट से माइनस करना पड़ेगा रियल प्रॉफिट कैलकुलेशन में आने के लिए। ठीक हो गया, यहां तक समझ आ गया? ओके। अच्छा सर, कभी कभार एबनॉर्मल लॉस भी तो हो जाता है। अच्छा, लॉस कैसे बच्चों? मान लो किसी एसेट को आपके को आग लग गई। जब एसेट को आग लग गई तो आप प्रॉफिट एंड लॉस में कैसे शो करते हो? आपको एक लॉस का एक्सपेंस शो करना पड़ता है ना, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी डाउन आ जाती है। या सपोज कोई ऐसा खर्चा आ गया जो वन टाइम है, जो वन टाइम खर्चा, कहने का मतलब कुछ ऐसे एक्सपेंसेस जो आपके कोर बिजनेस के साथ रिलेटेड नहीं है, वो कभी कभार होंगे, 4 5 10 सालों में एक बार, ठीक है। तो उन एक्सपेंसेस के कारण बच्चों आपकी प्रॉफिटेबिलिटी डाउन आ गई, प्रॉफिटेबिलिटी डाउन आ गई ना। तो नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है अगर फर्म का, तो उन एक्सपेंसेस को ऐड करो। हमने डाउन नहीं आने देना, बिकॉज वो हर साल थोड़ी होंगे, वो तो आज मान लो आग लगी है, आगे 10 सालों में लगी ना आग, तो फिर क्या करोगे? तो इसीलिए अब एक्चुअल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालने के लिए वो जो एबनॉर्मल खर्चे थे, जो कभी कभार होने थे, उनको ऐड करना पड़ेगा, उनको ऐड, बिकॉज प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में जब नेट प्रॉफिट निकाला था तो उनको एक्सपेंसेस के रूप में शो करा, जब शो करा तो प्रॉफिटेबिलिटी डाउन आ गई। तो जो वो प्रॉफिटेबिलिटी निकली वो एक्चुअल में नेट प्रॉफिट, एक्चुअल प्रॉफिट नहीं था बिजनेस का। तो एक्चुअल निकालने के लिए उनको हमें ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक आई होप आप समझे होगे। देखो, और एक और चीज, मान लो कुछ गलती होगी किसी स्टेटमेंट में, सपोज कोई एक्सपेंस था प्रॉफिट एंड लॉस में जो बिजनेस का था, बट आप शो करना भूल गए, आप शो करना भूल गए, तो आपको उसको एडजस्ट करना पड़ेगा, अब आपको उसको कंसीडर करना पड़ेगा। तो जब वो एक्सपेंस शो करोगे प्रॉफिटेबिलिटी डाउन आएगी, ठीक है। इस तरीके की एडजस्टमेंट्स करने के बाद जो प्रॉफिट निकलेगा बच्चों, वो है नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। और हमने करना क्या है इस मेथड में, हर साल का, लेट सपोज हमने एवरेज लेनी है पिछले 4 सालों की, ठीक है, फॉर एग्जांपल, तो हमने 4 सालों का प्रॉफिट एंड लॉस वाला नहीं कंसीडर करना, नेट प्रॉफिट, हमने बेसिकली नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालना है बच्चों, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, ठीक है। हमने ये निकालना है जब हमने एवरेज प्रॉफिट मेथड के थ्रू गुडविल का वैल्यूएशन करना है। अब आगे मैं आपको स्टेप्स बताता हूं। देखो इस मेथड में क्या क्या यूज होंगे। सबसे पहले आपको साल गिवन होंगे, ठीक है, कि आपने जो गुडविल निकालनी है वो उसमें जो प्रॉफिट्स लेने हैं वो पिछले कितने सालों के लेने हैं, साल गिवन होंगे, ठीक है। अब आप निकालो हर एक साल का नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। उसमें आप करना क्या होगा, जो एबनॉर्मल एक्सपेंस हुए होंगे उनको ऐड कर लेना है, एबनॉर्मल इनकम्स हुई होंगी उनको माइनस कर लेना है। सिंपल आपको बता दिया, ठीक है। उसके बाद करना क्या होगा, मल्टीप्लाई दैट एवरेज प्रॉफिट, उनका एवरेज ले लो, मान लो 4 साल का नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकल गया, उनका एवरेज ले लो, उसको मल्टीप्लाई करना है। एक टर्म होती है बच्चों जिसको बोलते हैं नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। देखो ये आपको गिवन होगी, ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब है, ये देखो जैसे गिवन होगा 2 ईयर परचेज, 5 ईयर परचेज, ये गिवन होगा। अब ये है क्या, 5 ईयर परचेज का मतलब है कि जो एवरेज प्रॉफिट आपने निकाला ना, वो आपने एज्यूम करा अब कि ये 5 सालों तक रहेगा, और आप ये 5 सालों का अब खरीद रहे हो प्रॉफिट,
ठीक है। तो 1 साल का एवरेज प्रॉफिट आ गया, तो 5 से वो 5 के साथ गुना कर दोगे तो 5 सालों का आ गया। तो वो गुडविल अगर आप आपको खरीदनी है तो वो 5 सालों का प्रॉफिट है। अब आप वो खरीदने जा रहे हो, अब वो कितना खरीदोगे? जितना आपका शेयर आएगा, ठीक है। मतलब ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज का मतलब ये क्या? अच्छा सर, आपके माइंड में आएगा सर परचेज क्या कर रहे हैं आप? भाई वो प्रॉफिट आप खरीद रहे हो, फ्यूचर में होने वाला प्रॉफिट खरीद रहे हो। अच्छा सर, कितने साल का खरीद रहे हैं? भाई वो गिवन होगा 5 ईयर परचेज है कि 2 ईयर परचेज है, ठीक है। तो यहां से आप गुडविल निकाल लोगे कि गुडविल क्या आएगी, जो एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकाला आपने, ठीक है, इनटू नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। तो ये मतलब अब ये एक्चुअल में इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? ये है कि टोटल उतने सालों का प्रॉफिट कितना होने वाला है, ठीक है। एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट इज टोटल नॉर्मल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। ये एवरेज तो आप निकाल लोगे, और नंबर ऑफ ईयर परचेज इज द नंबर ऑफ ईयर्स फॉर विच द फर्म इज एक्सपेक्टेड टू अर्न सिमिलर प्रॉफिट इन द फ्यूचर, ठीक है। ये नंबर ऑफ ईयर परचेज का मतलब है, और हम मल्टीप्लाई करते हैं ताकि हमें टोटल प्रॉफिट पता लग जाए, है ना। देखो एक बार बच्चों, मैं नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको फिर से समझा देता हूं। ये थोड़ा सा टिपिकल होता है, बच्चे भूल जाते हैं, है इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं दोबारा से समझा रहा हूं। इसमें जो वर्ड परचेज है उसका मतलब है आपने क्या खरीदा? आपने फ्यूचर में फ्यूचर का प्रॉफिट खरीद लिया। आप फ्यूचर का प्रॉफिट खरीद रहे हो। मान लो एक बिजनेस का हर साल का प्रॉफिट है 1 लाख, ठीक है, और दूसरा व्यक्ति उस बिजनेस को खरीदना चाहता है। वो बिजनेस इतना अच्छा चल रहा है कि फ्यूचर में इतना प्रॉफिट मिलता रहेगा। तो वो बायर क्या सोचेगा कि यार मैं फ्यूचर का प्रॉफिट खरीद लेता हूं एक तरह से। तो वो 5 साल के लिए उसने खरीद लिया, 5 साल का प्रॉफिट उसने आज ही खरीद लिया। तो कितना पे करना पड़ेगा उसको? 5 लाख, अगर वो पूरे का पूरा खरीदता है तो। अगर 5 लाख पूरे का पूरा खरीदता है तो उसको पूरी पेमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। वो फिर गुडविल के रूप में पेमेंट करेगा, गुडविल के रूप में पेमेंट करेगा। सिंपल हो गया ये नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। अब देखो मैं बच्चों को आपको एग्जांपल देता हूं। लेट सपोज नॉर्मल प्रॉफिट, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट एक साल का, पहले साल का था 60,000, दूसरे साल का था 80, तीसरे साल का था 70। ये नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट है। एवरेज निकाल सकते हो, बहुत सिंपल है तीनों की। अगर मान लो 3 ईयर का एवरेज निकालना है तो तीनों को ऐड करो, डिवाइड बाय 3 कर दो, आ गया 70,000। बच्चों कैलकुलेशंस आपने खुद कर लेनी है, मैं आपको सिर्फ कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं, ठीक है। अब ये आ गया एवरेज प्रॉफिट, ठीक है। अब आपको नंबर ऑफ ईयर्स परचेज गिवन होंगे। मान लो 3 ईयर्स मींस अब हमने 3 सालों का खरीदने का मूड है, 3 सालों का प्रॉफिट आज खरीदने का मूड है। तो 3 ईयर्स का फिर कैसे करोगे? 1 साल का 70,000 तो 3 ईयर्स का मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो ये क्या आ गया? इट इज, तभी तो यही गुडविल आ गई बच्चे। इसको ही तो बच्चों बोलते हैं कि गुडविल क्या है? इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्रॉफिट। जो फ्यूचर, देखो 2,10,000 अभी फ्यूचर में होना है 3 सालों में, आज हमने उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली कि भाई इतना होगा, ठीक है। इट इंप्लाइज दैट in the next 3 years of the firm is assumed to make 2,10,000 total profit, and this profit, अब होता क्या है बच्चों, इस प्रॉफिट पे अधिकार किसका है? इस प्रॉफिट पे जो ओल्ड पार्टनर्स हैं उनका अधिकार है। तो अगर कोई नया पार्टनर आ जाएगा रिकॉन्स्टिट्यूशन पे आ गया तो अधिकार ओल्ड पार्टनर्स का है, तो उसको ये प्रॉफिट खरीदने के लिए पैसा चुकाना पड़ेगा, क्योंकि वो प्रॉफिट खरीद रहा है ना, उसको खरीदना पड़ेगा ये प्रॉफिट। तो ये खरीदने के लिए उसको पैसा चुकाना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स को, ठीक है। कितना पैसा चुकाएगा? जितना पोर्शन वो खरीदेगा उतने पोर्शन का वो पैसा चुकाएगा, ठीक है। अब बच्चों ये मेथड क्या अज्यूम करता है? देखो आज की डेट में जब आप एक अच्छी गुडविल का बिजनेस खरीदते हो या उसमें पार्टनर बनते हो, कहने का मतलब कि जो ओल्ड एंड एस्टेब्लिश्ड फर्म है वो प्रॉफिट ज्यादा कमाती है, वो प्रॉफिट ज्यादा कमाएंगी शुरू के सालों में, मान लो, रेदर देन कि आपने एक नया ही काम शुरू करा है ना। तो वो ज्यादा जो प्रॉफिट आप कमा रहे हो, मान लो एक मिठाई की दुकान है, सपोज मिठाई की दुकान अगर आप खोलते हो नहीं, ठीक है, तो आपको उतना अभी प्रॉफिट होने वाला नहीं है स्टार्टिंग के 2-3 सालों में, ठीक है, नहीं होगा ना उतना। बट अगर आप वेल एस्टेब्लिश्ड कोई दुकान है, ठीक है, आप अगर उसे ही खरीद लेते हो
या उसमें हिस्सेदार बन जाते हो, पार्टनर बन जाते हो, तो आपकी प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस ज्यादा हैं। वो क्यों ज्यादा है? क्योंकि आपने अकेली दुकान नहीं खरीदी, आपने उसकी गुडविल भी खरीदी है ना। तो वो जो आपको एक्स्ट्रा प्रॉफिट आपने खरीदा है, उसके लिए बच्चों आपको पेमेंट करनी पड़ेगी इन द फॉर्म ऑफ गुडविल कॉम्पनसेशन, गुडविल प्रीमियम, उस फॉर्म में आप पेमेंट करते हो। ठीक है, अब देखो इसके स्टेप्स देखते हैं बच्चों। सबसे पहले हम नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, सारे ईयर्स का देखेंगे कि भाई नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालना हमने। ठीक है, सीधा सीधा नेट प्रॉफिट नहीं उठा लेना, उसमें से एडजस्टमेंट्स करनी है, जिसमें कि एबनॉर्मल इनकम्स, एबनॉर्मल एक्सपेंसेस, कुछ एक्सपेंसेस जो मिस हो गए थे वो सारे कंसिडर करने हैं। ठीक है, आगे मैं आपको बताऊंगा वो कौन कौन से आते हैं। ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे विद द गिवन प्रॉफिट। प्रॉफिट गिवन होगा आपको और उसमें एडजस्टमेंट्स करेंगे। एडजस्टमेंट्स कौन सी आएंगी बच्चों? बता दिया आपको। देखो, एबनॉर्मल लॉस है। अब एबनॉर्मल लॉस के कारण प्रॉफिटेबिलिटी डाउन आई थी, तो उसको बराबर लेके आने के लिए हमें ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, कोई एसेट आपने बेचा, सपोज कर लो आपने लॉस कमाया, मान लो सपोज, जब आपको लॉस हुआ प्रॉफिटेबिलिटी डाउन आई, बट क्या आपको आपकी रियल बिजनेस की प्रॉफिटेबिलिटी डाउन थी? नहीं, तो इसका मतलब उस लॉस को आपको ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, सपोज अगर ओपनिंग स्टॉक की एडजस्टमेंट हुई, मान लो ओपनिंग स्टॉक ही ओवर वैल्यूड था, ओपनिंग स्टॉक था 1 लाख का, आपने शो कर दिया 1,20,000 का। अच्छा, तो उससे सर प्रॉफिटेबिलिटी पे क्या फर्क पड़ता है? बच्चों फॉर्मूला सिंपल है, जब ओपनिंग स्टॉक आप बढ़ा देते हो, ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चा? ट्रेडिंग अकाउंट में आपने पढ़ा है फॉर्मूला क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का यही फॉर्मूला होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। आपने ओपनिंग स्टॉक बढ़ा दिया तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ गया। जब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बढ़ गया तो बच्चों ग्रॉस प्रॉफिट क्या होता है? सेल्स माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जब कॉस्ट प्राइस ही बढ़ गया तो ये डाउन आ गया। इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक बढ़ने से बेसिकली आपकी प्रॉफिटेबिलिटी डाउन आई है, तो उसको एडजस्ट कॉम्पनसेट करने के लिए ऐड करना पड़ेगा ओपनिंग स्टॉक, है ना। वो वैल्यूएशन को कॉम्पनसेट करने के लिए ऐड करना पड़ेगा। अच्छा, कुछ ऐसे एक्सपेंसेस हैं जो कभी होते ही नहीं है, उनको ऐड करो आप, क्योंकि उनके कारण प्रॉफिटेबिलिटी डाउन आई है। ठीक है, अच्छा कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर था, ठीक है, मान लो कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर था, कोई मशीनरी आपने खरीदी, ठीक है, आपने उसको गलती से रेवेन्यू एक्सपेंस शो कर दिया। अरे भाई रेवेन्यू थोड़ी करना था, आपने तो सिर्फ डेप्रीसिएशन को रेवेन्यू में शो करना था, क्योंकि वो तो एसेट खरीदा ना आपने। तो आपने अगर गलती से पूरे का पूरा ही रेवेन्यू में शो कर दिया तो आप उसको एडजस्ट करने के लिए ऐड करोगे, है ना। अच्छा, ये तो था सर ऐड कर दिया, ठीक है, अब माइनस भी तो कुछ करना है। हाँ, माइनस करना है। क्या? एबनॉर्मल गेन्स, मान लो आपकी लॉटरी निकली हो, ठीक है, आपने अपना कोई एसेट बेचा हो, उसमें आपको बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ हो, ठीक है, तो उस केस में वो बट एबनॉर्मल प्रॉफिट्स है ना, तो आपको वो माइनस करने पड़ेंगे। ठीक है, नॉन रेकरिंग इनकम्स हैं, ठीक है, नॉन बिजनेस इनकम्स हैं, ये इंटरेस्ट वगैरह मिले हैं जो, ठीक है, तो फ्यूचर एक्सपेंसेस हैं, ये चीजें हैं बच्चों। ये जब आपको क्वेश्चन आएंगे आपको इजीली क्लियर हो जाएंगे कि ये जो इनकम्स हैं ये बिजनेस की नहीं है, तो इनको एडजस्ट करो। ये एक्सपेंसेस हैं, ये बिजनेस के साथ रिलेटेड नहीं है, इनको एडजस्ट करो। ठीक है, तो जब ये सारी एडजस्टमेंट्स बच्चों आप कर लोगे तो आपको जो आपका निकलेगा फिर नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट, ठीक है, जिसको हम एडजस्टेड बिजनेस प्रॉफिट भी बोल देते हैं। ठीक है बच्चों, ये आपको एंट्रीज बुक्स में नहीं करनी पड़ेंगी, आप बुक्स में नहीं करोगे, आप ये कैलकुलेशन अपने पास करोगे गुडविल निकालने के लिए, बिकॉज बुक्स में तो एक्चुअल में जो हुआ है वो शो करना पड़ता है, उसमें नहीं आप उसको डेफर कर सकते। तो बट ये आप गुडविल कैलकुलेट करने में आप ये यूज करोगे। ठीक है, अच्छा अब आपने सारा प्रॉफिट आपको मिल गया, ठीक है, तो अब निकालना क्या? एवरेज। तो एवरेज के लिए उनको ऐड कर दो और डिवाइड कर दो नंबर ऑफ ईयर्स के साथ, तो एवरेज निकल जाएगा। ठीक हो गया। तो अच्छा सर उसके बाद क्या करेंगे? सर हमें नंबर ऑफ ईयर्स परचेज करना है। क्या? कि वो जो एवरेज प्रॉफिट है वो अब कितने साल आगे चलेगा, 2 ईयर परचेज है, 3 ईयर परचेज है, कितनी है। तो गुडविल को निकालने के लिए उस एवरेज प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, वो आपने एज्यूम करा है कि भाई उतने साल तक वो प्रॉफिट रहेगा, या इन अदर वर्ड्स कि जो गेनिंग पार्टनर है वो उतने साल तक अब वो प्रॉफिट
परचेज कर रहा है, ठीक है, तो वो आपको गिवन होगा क्वेश्चन में, ठीक है। तो फाइनली आप गुडविल कैलकुलेट कर लोगे मल्टीप्लाइंग एवरेज प्रॉफिट बाय ईयर्स परचेज, ठीक है। ये तो बच्चों अब सिंपल हो गया आपके लिए। एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालो, नंबर ऑफ ईयर्स परचेज करो, मल्टीप्लाई करो, तो वो आपको गुडविल निकल जाएगा। ठीक हो गया? आई होप ये क्लियर है। आगे मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दूंगा, आपको और क्लियर हो जाएगा। सपोज 3 ईयर परचेज है, ठीक है, और 4 ईयर का एवरेज प्रॉफिट लेना है। प्रॉफिट गिवन है ईयर 1 2 3 4 का, ठीक है बच्चों। कुछ एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं है बिकॉज गिवन नहीं है। एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, सबको ऐड करा, डिवाइड बाय 4 करा, एवरेज प्रॉफिट आ गया 15,000। इसका मतलब एवरेज हर साल 15,000 का प्रॉफिट आ गया। अब हमने माना ये आगे फर्दर ईयर परचेज कितना है, 4 साल। हमने माना 3 ईयर्स है, ठीक है, 3 ईयर्स परचेज है, तो हमने माना ये 3 साल तक प्रॉफिट रहेगा, ठीक है। इट मींस अगले 3 सालों में जो फर्म है वो 45,000 प्रॉफिट कमाने वाली है। तो भाई अगर आपने ये प्रॉफिट सारे का सारा खरीदना है तो ये देख लो, ये जितना खरीदना वो गेनिंग पार्टनर की मर्जी है, ठीक है, कि वो कितने का पार्टनर बनता है, तो ये इसकी गुडविल आ जाएगी, ठीक है। अब बच्चों आगे मैं आपको एक इलस्ट्रेशन कराता हूं टीएस गरेवाल वॉल्यूम 1 की। टीएस गरेवाल वॉल्यूम 1 का देखो क्या कहता है। ये 3 पार्टनर्स हैं, सारा तारा जारा, ठीक है, 3 to 1 इनका पीएसआर है। 1 अप्रैल को इन्होंने दारा को एडमिट करा, ठीक है, एक उसको 1/4 ऑफ द शेयर दिया, 1/4, ठीक है। फॉर दिस पर्पस गुडविल इज टू बी वैल्यूएट। कैसे वैल्यूएशन करना वो गिवन है, ट्वाइस द एवरेज एनुअल प्रॉफिट, ठीक है, 2 times ईयर्स परचेज गिवन है, ठीक है। अच्छा प्रॉफिट कितने सालों के लेनी है, पिछले 3 और 4 विच एवर इज हायर। मीन्स 3 का कैलकुलेट भी कर लो एवरेज, 4 का भी कर लो कैलकुलेट, जो हायर है वो एवरेज कंसीडर करना है। और ईयर्स परचेज कितना है, 2। नंबर ऑफ ईयर परचेज कितना है, 2, ठीक है। अब देखते हैं एनुअल प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ गुडविल फॉर द पास्ट 4 years वर, ठीक है। ये हमें पिछले 4 सालों के दिए हैं बच्चे। आप 4 का भी एवरेज लो, 3 का भी एवरेज लो, जो ज्यादा उसको कंसीडर करो, और ईयर परचेज आपको गिवन है। ये बच्चों मैंने स्टेप्स लिख दिए सारे, इनको आपने फॉलो करना, आपका आंसर निकल जाएगा, ठीक है। हम एक बार कैलकुलेट करके देखते हैं। अब देखो सबसे पहले क्या क्या करेंगे बच्चों, एनुअल प्रॉफिट्स लिख लो, सारे एनुअल प्रॉफिट लिख लो। 31 मार्च को 48,000, 33 30,000, 31, ये एनुअल प्रॉफिट आ गया, ठीक है। अब क्या करना है बच्चों, एवरेज निकालनी है आपको, ठीक है। कैलकुलेट 3 ईयर। अब पिछले 3 सालों की एवरेज देखते हैं बच्चों। 3 सालों की एवरेज आई 36,500। अब 4 सालों की भी देखते हैं। 4 की देखो बच्चों कितनी आई, सबको ऐड करा, डिवाइड बाय 4 करा, ये आई 37,925। तो ज्यादा कौन सी आई, बिकॉज हमें ये बोला हुआ है कि विच एवर इज हायर वो कंसीडर करनी है, ठीक है। तो हम 37,925 को कंसिडर करेंगे, ठीक है। इसका मतलब जो पिछले 4 साल का प्रॉफिट है हमें क्या गिवन है। अब नंबर ऑफ ईयर्स परचेज कितना गिवन है बच्चों, ईयर ऑफ परचेज गिवन है 2, है ना। तो इसका मतलब ये ट्वाइस द एवरेज, इसका मतलब ये प्रॉफिट आगे 2 सालों तक रहने वाला है। तो 2 सालों में कितना प्रॉफिट होगा, ये तो चलो कैलकुलेशन तो हो गया। अब कितना प्रॉफिट होगा 2 सालों में, टोटल 75,850। तो ये बच्चों क्या होगा, गुडविल है। मींस 2 सालों में अब इतना एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, ठीक है बच्चों। तो अब क्या करोगे आप कि ये फर्म इतना अर्न करेगी, तो जो नया पार्टनर मान लो आएगा सपोज, तो वो अब कितना इस प्रॉफिट का लेगा हिस्सा, वो उसको उतना पे करना पड़ेगा टू दी सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स, ठीक है। चलो अब मैं आपको इलस्ट्रेशन नंबर 3 कराता हूं, ठीक है। देखो ये भी टीएस गरेवाल का है, वॉल्यूम 1। हरि एंड कृष्ण ये पार्टनर हैं 2, ये पीएसआर है इनका। इन्होंने शाम को एडमिट करा, 1/5 शेयर दिया, शाम को 1/5 दे दिया। फॉर दिस पर्पस गुडविल वैल्यू करना है ऑन द बेसिस ऑफ 3 years परचेज ऑफ द लास्ट 5 years। ये लास्ट 5 ईयर का प्रॉफिट है, ठीक है। 50 40 75 ये लॉस था और ये था, ठीक है। अब देखो एवरेज पिछले 5 सालों की लेनी है, हमें गिवन क्या है, देखो गुडविल निकालना है हमें। प्रॉफिट ऑफ 2014-15, ये 14-15 का जो प्रॉफिट है 40,000 वॉज कैलकुलेटेड आफ्टर चार्जिंग 10,000 फॉर एबनॉर्मल लॉस। कहने का मतलब ये 40,000 निकला, इसमें हमने 10,000 का एबनॉर्मल लॉस लगाया हुआ था। तो इसका मतलब ये लॉस बिजनेस का लॉस नहीं है,
ये रूटीन का लॉस नहीं है, तो इसका मतलब नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालने के लिए हमें ये 10,000 ऐड करना पड़ेगा, है ना, 10,000 ऐड करना पड़ेगा। बाकी सालों में तो कुछ नहीं गिवन, बाकियों का एज इट इज रह जाएगा। सिंपल है ना। तो अब मैंने ये समझा दिया, 5 सालों का प्रॉफिट लिख लो, अब नॉर्मेलिटी कंसीडर कर लो, फिर नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकाल लो, ठीक है। उसको 5 का आपको गिवन है, 5 ईयर का, तो 5 का फैक्टर से आप सॉल्व कर लो, क्वेश्चन करके देखते हैं बच्चों, चेक करो। देखो सबसे पहले क्या होगा, 5 सालों का प्रॉफिट लिखो बच्चों, ठीक है। हर 5 साल का आ गया, 13-14 का तो कोई इशू नहीं था, 14-15 का 40,000 था बच्चों। ये आपने अब नॉर्मल लॉस कंसीडर करने के बाद, अभी हम नॉर्मल प्रॉफिट लिख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आ गया, ये बच्चों ये 16-17 को लॉस शो करा हुआ है, ठीक है। अब नॉर्मल आइटम्स देखते हैं। ये 14-15 में अब नॉर्मेलिटी थी कि जो 10,000 है वो उसमें कंसीडर्ड है, तो वो 10,000 बच्चों आपको ऐड करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐड करने के बाद बन जाएगा 50,000, ठीक हो गया, सिंपल आ गई चीज। 14-15 में 50,000 बन जाएगा आपका, ये 13-14 में ऑलरेडी 50,000 गिवन है, ओके। अब बाकी सबका सेम आ गया बच्चों, ठीक है, कोई इशू तो नहीं है इसमें। अब इनका एडजस्टेड टोटल प्रॉफिट निकालते हैं। देखो एडजस्टेड प्रॉफिट अब चेक करते हैं, देखो सबको ऐड कर लो, नेचुरल जो लॉस है वो माइनस होगा, एवरेज निकालो बच्चों इनका, एवरेज डिवाइड बाय 5, 40,000 एवरेज आ गया। अच्छा अब ये ईयर्स परचेज कितना है, कब तक माना हमने, 3 सालों तक, तो गुडविल निकालने का मतलब 3 साल, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये क्या आया 1,20,000। ये एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है कि कल को ये इतना कमाएगा, 1,20,000 ये फर्म कमाने वाली है, ठीक है। तो इस तरीके से बच्चों गुडविल निकलता है। चलो एक क्वेश्चन और देखते हैं आगे, 30 सेकेंड, ये भी सेम टीएस करेवाल वॉल्यूम 1 का है, टीएस करेवाल वॉल्यूम 1, ठीक है। ये देखते हैं बच्चे, रमेश ने एक परचेज करा एक बिजनेस विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल, ठीक है, इससे परचेज करा, पूरे का पूरा ही देखो परचेज कर लिया। इट वॉज एग्रीड दैट द फर्म गुडविल इज वैल्यूड 2 ईयर परचेज, मतलब 2 सालों का अगला प्रॉफिट खरीदा जाएगा अब, ठीक है। एवरेज नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालना है पिछले 3 सालों का, पिछले 3 सालों का प्रॉफिट गिवन है बच्चों। इसमें ऑलरेडी क्या क्या इंक्लूड करा है, इसमें गेन इंक्लूड करा हुआ है 10,000 का। अगर गेन है, गेन ने प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ा दी होगी, तो नॉर्मल निकालने के लिए माइनस करना पड़ेगा ये प्रॉफिट, ठीक है। अच्छा ये लॉस चार्ज करा हुआ है 20,000, लॉस ने प्रॉफिटेबिलिटी घटा दी होगी उस समय, तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालने के लिए लॉस ऐड करना पड़ेगा रियल निकालने के लिए। अच्छा ये भी प्रॉफिट हुआ था 5,000 ऑन द सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट, ये तो एक एबनॉर्मेलिटी है, बिकॉज रोज रोज तो सेल एसेट सेल नहीं हो रहा और ये हमारा काम भी नहीं है, तो ये प्रॉफिट के कारण प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ गई होगी, तो रियल नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालने के लिए इसको माइनस करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो बच्चों मैंने आपको सारा एक्सप्लेन कर दिया, ये स्टेप्स भी गिवन है, पहले आप प्रॉफिट लिख लो तीनों का, फिर अब नॉर्मलिटी कंसीडर कर लो, फिर नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लो, उनका एवरेज ले लो, वो एवरेज आ गया तो एवरेज को मल्टीप्लाई कर दो ईयर परचेज से, तो गुडविल आ जाएगा। चलो अब इसको सॉल्व करते हैं बच्चों। देखो 3 साल के प्रॉफिट लिख लिए, अब एडजस्टेड प्रॉफिट निकालते हैं बच्चों। अब नॉर्मलिटी कंसीडर करते हैं। देखो 23 को गेन हुआ था, 24 को लॉस हुआ था, 25 को गेन हुआ था। जब गेन हुआ उसको माइनस करो, जब लॉस हुआ उसको ऐड करो, सिंपल है ना। जब गेन हुआ माइनस करो, लॉस हुआ ऐड करो, तो ये बच्चों नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट आ गए। अब इनकी एवरेज निकाल लो, एवरेज निकालने के लिए इनको ऐड करो, डिवाइड बाय 3, तो एवरेज आ गई 1 लाख, ठीक है। अब ये 1 लाख 1 साल का आ गया। अब हमने ये परचेज करना है, ईयर्स परचेज कितना गिवन है, 2 ईयर्स, तो 2 ईयर्स का कितना आ गया बच्चे, 2 लाख। इट मींस ये 2 लाख आ गया, अगले 2 सालों में टोटल इतना प्रॉफिट होने वाला है, दैट इज 2 लाख। तो अब होगा क्या, देखो अब रमेश ने परचेज कर लिया बिजनेस, ये पूरे का पूरा ही ले लिया इसने। इट मींस अब रमेश के पास ये गुडविल का शेयर पूरे का पूरा आ गया, तो रमेश को गुडविल के रूप में 2 लाख देना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा सपोज रमेश इसमें पार्टनर बनता 1/4 का, 1/4 का पार्टनर बनना मीन्स 25% का, इसका 1/4 कितना हुआ बच्चों, 1/4 इसका करोगे तो तकरीबन 50,000 बना। इसका मतलब रमेश ने तो 50,000 गुडविल ही ले रहा है, तो रमेश को पे कितना करना पड़ना था उस समय, 50,000, ठीक है ना। जितना कोई गुडविल का शेयर लेगा उतना उसको पे करना पड़ेगा, ठीक है बच्चों। आई होप ये न्यूमेरिकल आपको अच्छे से क्लियर हुआ है। चलो अब आगे देखते हैं बच्चों, वेटेड एवरेज प्रॉफिट। वेटेड एवरेज कुछ नहीं है, कुछ खास नहीं है, आप
पहले नॉर्मल प्रॉफिट का एवरेज निकालते थे, इसमें वेटेड का है। इसमें होता क्या है बच्चों, जो डिफरेंट वेट्स असाइन कर दिए जाते हैं डिफरेंट प्रॉफिट्स को, ठीक है। जो बेसिकली ये करता क्या है कि जो पास के ईयर्स के प्रॉफिट हैं उसको ज्यादा वेट देता है और जो दूर के ईयर्स के प्रॉफिट है उसको कम वेट देता है, क्योंकि जो रीसेंट का इंपैक्ट ज्यादा है। मान लो पिछले साल प्रॉफिट हुआ 1 करोड़, ठीक है, उससे पिछले साल हुआ मान लो 50,000 सपोज, तो 1 करोड़ का इंपैक्ट ज्यादा दिखना चाहिए, बिकॉज इसके कारण पॉसिबिलिटी फ्यूचर में प्रॉफिटेबल रहने की ज्यादा है रेदर देन जो इसके पिछले सालों में हुआ है, ठीक है। तो यही वेटेड प्रॉफिट है, ये हर एक ईयर को प्रेफरेंस देता है। रीसेंट ईयर को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस मिलेगी और जितना पीछे जाते जाएंगे उनको प्रेफरेंस उतनी कम होती जाएगी, ठीक है। उसको बोलते हैं वेट्स असाइन करने, ठीक है। तो जब वेट्स असाइन हो जाएंगे एक बार, तो आप टोटल वेटेड प्रॉफिट निकाल लो। आगे बच्चों आपको न्यूमेरिकल से क्लियर हो जाएगा। तो जब वेटेड प्रॉफिट निकालोगे उसका एवरेज करने के लिए उसको नंबर ऑफ वेट से डिवाइड कर दो। एग्जाम्पल करेंगे आपको इजीली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अभी थ्योरी देखो आप, more weight is usually given to recent years because they show most likely future profit of the business। आपको बताया ही है बच्चों, आज जो पिछले साल का प्रॉफिट वो ज्यादा इंपैक्ट करेगा इस साल के को रेदर देन जो 4 साल पुराना प्रॉफिट है, ठीक है। तो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट कैलकुलेट कर लिया सबसे पहले, फिर वेट असाइन कर दिए। बच्चों ये क्वेश्चन में गिवन होते हैं कि सपोज 2025-16 साल है, ठीक है, उसको कितना वेट है, मान लो उसको 5 वेट है। अच्छा 24 वाले को थोड़ा सा कम होगा वेट, ठीक है, जितना पीछे जाते जाएंगे वेट कम होता जाएगा, ठीक है। तो हमने करना क्या, देखो वेट्स असाइन हो गए, नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकाल दिया, इनको मल्टीप्लाई कर देना है, मल्टीप्लाई कर लिया, फिर अब एवरेज निकालने के लिए टोटल वेट्स ये निकल जाएगा बच्चे, ठीक है। आपका एवरेज आ गया, तो उसके बाद उसको ईयर्स परचेज के साथ मल्टीप्लाई कर देना बच्चों। नंबर ऑफ ईयर्स परचेज तो यूज होंगे ही ना। देखो पहले वेटेड प्रॉफिट निकाल लिया, एड अप ऑल वेटेड प्रॉफिट्स, एड अप ऑल वेट्स, तो एवरेज निकाल लो आप, ठीक है। एवरेज जब निकाल दी तो नंबर ऑफ ईयर्स परचेज के साथ जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो गुडविल निकल जाएगी। मतलब है बिल्कुल मेथड सेम है, बट उसमें हमने नॉर्मल प्रॉफिट लिया था, ठीक है, जो नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट आता है, इसमें हमने वेटेड प्रॉफिट लिया है कुछ नहीं है, ठीक है। रीजन फॉर यूजिंग दिस मेथड, ये मेथड क्यों यूज करते हैं, पास्ट प्रॉफिट इंडिकेट द ट्रेंड ऑफ फर्म्स परफॉर्मेंस। यस, जो अब का रिसेंट प्रॉफिट है उसको ध्यान में रखना है, ठीक है। प्रॉफिट ऑफ रिसेंट ईयर्स आर मोर रिलायबल फॉर प्रिडिक्टिंग फ्यूचर प्रॉफिट देन ओल्डर वंस। बच्चों ऑलरेडी आपको मैंने ये एक्सप्लेन करा है, हेंस मोर वेट इज गिवन टू recent years. This method is better than simple average profit method, especially when profits are showing a rising or falling trend। ये क्या कहता है, जब प्रॉफिट्स में फ्लक्चुएशन बहुत है, पिछले साल नुकसान हो गया एकदम से फायदा हो गया, तब ये मेथड बहुत ज्यादा यूजफुल है। नॉर्मली ये मेथड ज्यादा यूजफुल है बिकॉज ये रिसेंट ईयर्स को ज्यादा प्रेफरेंस देता है। बच्चों एग्जांपल करते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। देखो मान लो 21 का प्रॉफिट है 40,000, ये नॉर्मल प्रॉफिट है, इसमें बच्चों सब कुछ कंसीडर कर लिया। अगर कुछ गिवन नहीं है ना तो इट मींस जो एबनॉर्मेलिटीज हैं वो कंसीडर्ड है। बच्चों गुडविल कैलकुलेट करते टाइम हमेशा याद रख लेना, प्रॉफिट्स में आपको एबनॉर्मेलिटीज कंसीडर करनी ही पड़ेंगी। ऐसे नहीं आपने सीधा प्रॉफिट एंड लॉस का प्रॉफिट उठा के काम कर देना। एबनॉर्मेलिटीज कंसीडर करने के बाद आप नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट निकालोगे, फिर ही काम होगा, ठीक है। अब 21 में 40,000 का प्रॉफिट, 22 में 48 का, ऐसे गिवन है सारे प्रॉफिट, ठीक है। अब देखो वेट से साइन कर दिए, 1 2 3 4 5, इसको 1 है, इसको 2 है, इसको 3 4 5, ठीक है। अब निकालो गुडविल। सबसे पहले बच्चों एवरेज प्रॉफिट निकाल लो, मल्टीप्लाई कर दो प्रॉफिट को बाय वेट, प्रॉफिट को बाय वेट, ठीक है, सबको ऐड कर दिया और डिवाइडेड बाय टोटल वेट्स। टोटल वेट्स कितने हैं बच्चों, 1 2 3 4 एंड 5। टोटल वेट्स को ऐड कर दो, ठीक है। उसके बाद यहां पे प्रोडक्ट, सारे प्रोडक्ट्स को ऐड कर दो, ठीक हो गया ना, तो आपका आंसर निकल जाएगा। आगे हम सॉल्व करेंगे, आपको इजीली होगा। अभी आप एक बार स्टेप नोट कर लो, सारे प्रॉफिट नोट डाउन कर लो, वेट से साइन कर दो, हर एक प्रॉफिट को मल्टीप्लाई करो, ठीक है, ऐड करो,
डिवाइड कर दो टोटल वेटेड प्रॉफिट से, टोटल वेट से, तो आपका वेटेड निकल जाएगा और उसके बाद उसको ईयर्स परचेज के साथ मल्टीप्लाई कर दो तो गुडविल निकल जाएगा। ठीक है, करके देखते हैं बच्चों क्वेश्चन। ठीक है, देखो ये सारे प्रॉफिट नोट कर लो। 21 में 40,000 था, 22 में 48, 23 में 60, 24 में 50, 25 में 36। ये इनके वेट्स हैं बच्चों। अब इनको मल्टीप्लाई करो, ये मल्टीप्लाई करके आ गया ये सारे। अब इनको ऐड करो बच्चों, ऐड करके 6,96,000 आ गया। वेट्स को ऐड करो बच्चों, ये फॉर्मूला है। ठीक है, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही आपको चलना है। तो नेक्स्ट तो अब तो इजीली हो जाएगा ना, अब तो एवरेज ही निकालना है। ठीक है, एवरेज टोटल वेटेड प्रॉफिट बाय टोटल वेट्स, तो एवरेज आ गया 46,400। अब इस 46,400 तो एक साल का आया, आपने आगे ईयर्स परचेज के साथ इसको मल्टीप्लाई कर दो। 3 ईयर्स परचेज दिया हुआ है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 1,39,000 आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसकी गुडविल आ गई बच्चों। मतलब ये वेटेड प्रॉफिट के केस में एवरेज जो लेना है आपने वेटेड प्रॉफिट का लेना है। बाकी तो फॉर्मूला तो गुडविल का वही रहेगा कि एवरेज प्रॉफिट वाले को आपको 3 ईयर्स पर जितनी नंबर ऑफ ईयर्स परचेज है उसके साथ मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो ये था बच्चों वेटेड मेथड। यहां पे हमारा ये जो फर्स्ट मेथड ऑफ कैलकुलेशन है दैट इज कैलकुलेशन ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, वो कंप्लीट होता है। बच्चों एक बार मैं रिवाइज करा देता हूं आपको। इसमें मेन हमने करना क्या होता है, एवरेज लेनी है प्रॉफिट्स की पिछले कुछ सालों की, जो कि क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, मान लो 4 सालों की, 5 सालों की। अब गुडविल बच्चों है ही सब्जेक्टिव, कोई 4 की ले रहा है तो अलग आएगी, 5 की ले रहा है तो अलग आएगी। आपने एवरेज लेनी है उन प्रॉफिट्स की। अच्छा, क्या वो टोटल प्रॉफिट होंगे प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के? नहीं, वो नेट प्रॉफिट निकाले होंगे हमने। ठीक है, वो एडजस्टमेंट्स के बाद के, मींस एबनॉर्मेलिटीज कंसीडर करने के बाद के हर एक साल के प्रॉफिट होंगे और उनको आपने एवरेज ले लेना। उनका एवरेज ले लिया, उसको फिर फर्दर मल्टीप्लाई करना ईयर्स परचेज के साथ। मींस आप आगे कितने सालों तक एज्यूम करते हो कि वो प्रॉफिटेबल रहेंगे, उतनी वो बन जाएगी गुडविल। और जो अब नया पार्टनर कल को आएगा वो उस गुडविल का कितना हिस्सा लेता है उसके अकॉर्डिंग उसको कॉम्पनसेट करना पड़ेगा टू दी सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। ठीक है, तो ये था बच्चों आज का लेक्चर। आई होप आपने पूरे अच्छे से इसको समझा होगा। अगर कोई भी डाउट आए कमेंट सेक्शन में पूछो और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी से हमारा मोटिवेशन बना रहता है, हम भी एनर्जेटिक रहते हैं। ठीक है, और आपके लिए नया नया कंटेंट लेके आते हैं। थैंक यू सो मच बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।